हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग क्लास 9th में दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में पढ़े हुए थे। मैंने वहां पे आपको पढ़ा रखा है दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, अब ये युग्म क्या हो गया? युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, यानी दो गो। तो पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, फिर हम लोग रैखिक समीकरण युग्म की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां a और b नॉट इक्वल टू 0, a और b नॉट इक्वल टू 0 तथा ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी क्या है? वास्तविक संख्या है। ए और बी 0 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो अगर ए 0 हुआ तो सिर्फ बी वाला बच जाएगा, अगर बी 0 हुआ तो सिर्फ ए वाला बच जाएगा, और दोनों 0 हुआ तो उसमें से चर ही गायब हो जाएगा। तो इस रूप में ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 और ए बी क्या होगी? वास्तविक संख्या है के रूप का समीकरण दो चर, कौन कौन से इसमें चर? x तथा y, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण कहलाता है। देखिए यहां पर क्या है जी? x और y दो चर है, a b c वास्तविक संख्या है, जहां a और b कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इस रूप में कोई भी आपका समीकरण दिया होगा तो आपका क्या कहलाता है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे एग्जांपल में देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस वाई बराबर में 7, यहाँ एक है गुना में, यहाँ भी एक गुना में है, तो इस रूप में है कि नहीं? 7 को इधर ले आ सकते हैं। दूसरा मैं यहाँ पे उदाहरण ले सकता हूँ, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 2x प्लस का 5y प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके क्या हो रहे हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। हम लोग क्लास 9 में ये भी पढ़ते हैं कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसके अनगिनत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, पढ़े हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो एक्स वाई के ऐसे बहुत सारे मान मिलेंगे जो इसको संतुष्ट करेगा। देखो इसका देखो, इसी का हल मैं बता रहा हूँ। 1 और 6 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे मान मिलेंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो ये सारे के सारे इसके हल कहलाएंगे। जो मान समीकरण को संतुष्ट करेगा वो उसके हल कहलाएंगे। हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसका जब आलेख बनाते हैं तो उसका आलेख जो होता है हमेशा एक सरल रेखा होता है। जैसे अगर x प्लस वाई इक्वल टू 7 कहीं लो तो x का 1 y का 6 मान लो इधर कहीं हो रहा है, x का 2 y का 5 इधर कहीं हो रहा है, फिर कुछ इस प्रकार से यहाँ से ये रेखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा एक सरल रेखा के रूप में होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब आलेख खींचते हैं तो क्या होता है? हमेशा एक सरल रेखा खींचा जाता है। ठीक है, ये भी मैंने बताया था। अब अगर बात करें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की, तो युग्म से ही पता चल गया कि युग्म का मतलब क्या हुआ? जोड़ा, दो को लिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। युग्म कहते हैं। ठीक है ना जी? देखिए अगर दो को समीकरण एक साथ ले लेंगे तो उसको दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। अच्छा, रैखिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए इनके घात में एक है, पावर में एक, दोनों चर के घात क्या है? तो चर का जब घात एक होता है तो उसको रैखिक ही ना पढ़ा जाता है जी। तो इसलिए ये आपका रैखिक क्यों कहलाता है, और दो गो चर है इसलिए दो गो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। और वही दो गो एक साथ ले लेंगे तो उसे हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो इसका जो व्यापक रूप होगा वह a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x
प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख देंगे जहां ये जो आप a1 b1 a2 b2 देख रहे हैं ये सभी के सभी क्या है, वास्तविक संख्या है, तथा इसी में a1 b1 a2 b2 में से कोई भी 0 के इक्वल नहीं होगा। साथ ही इसमें ये जो c1 c2 देख रहे हैं ये भी वास्तविक संख्या ही होंगी, तो इसी में मैं लिख देता हूँ इसी के साथ ही c1 c2 ये सभी के सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। और यहाँ a1 b1 a2 b2 में से कोई भी 0 नहीं, क्योंकि 0 जब हो जाएगा तो उसमें एक चर गायब हो जाएगा, चर गायब हो जाएगा, तो वो आपका क्या दो चर वाला रैखिक समीकरण में वो रह ही नहीं पाएगा। यानी कि दो को चर भी दिखना चाहिए और उस चर का घात कितना होना चाहिए, एक, तब आपका वो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। और वही जब दो को एक साथ में ले लेंगे तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। तो अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या की बात करें, हलों की संख्या कितनी होती है, तो इसके हलों की संख्या जो होती है, एक हल भी हो सकता है, एक हल यानी कि अद्वितीय हल, एक हल लिखिए या अद्वितीय कहिए, अद्वितीय हल हो सकता है ना, या अनेक हल भी हो सकता है, अनगिनत हल भी हो सकता है, या कोई हल नहीं भी हो सकता है, कोई हल नहीं। यानी कि अगर आपके पास दो चर वाला एक रैखिक समीकरण दिया हो तो उसके अनंत हल हो, लेकिन जब युग्म में दे देगा, जोड़ा में दे देगा, तो उसके ये हो सकता है कि उस समीकरण युग्म के एक ही हल हो, अद्वितीय हल हो, या अनेक हल हो जाए, या एक भी हल नहीं हो, कोई हल नहीं। तो अब वो कब होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें चर्चा करेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो हमने अभी सीखा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें देखना होता है कि दो चर होना चाहिए और उस चर का घात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, तो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। वही आप दो को साथ में ले लेंगे तो हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की हलों की संख्या की बात करें तो उसके हल, एक हल भी हो सकता है, अनेक हल भी हो सकता है, और कोई हल नहीं ये भी हो सकता है। अब कौन किस परिस्थिति में होता है इसके बारे में हम लोग आगे इसमें चर्चा करेंगे। तो यहाँ से हमने इतना तो सीख लिया। अब देखिए अगर हम लोग बात करेंगे हलों को ज्ञात करने की विधियों के बारे में, तो जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसको, रैखिक समीकरण युग्म जो होता है उसको हल करने की दो विधियां होती है। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां होंगी, दो विधियां होंगी। पहला, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां, दो विधियां। हम लोग जो सीखेंगे 10th क्लास में उसकी बात नहीं करूं, ऐसे तो बहुत सारी विधियां हैं। ग्राफीय विधि, ठीक है, ग्राफिकल मेथड, ऐसे और भी बहुत सारी विधियां हैं, ठीक है। दूसरा, बीजीय विधि, अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। अब देखिए ग्राफीय विधि में ग्राफ बनाकर हम लोग हल करना सीखते हैं, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बस हम लोग अभी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इस वीडियो में, इसलिए इसके बारे में ज्यादा डीपली अभी नहीं जानेंगे। बीजीय विधि कई प्रकार की होती है, उसमें से कुछ विधियां मैं यहाँ पे उनके नाम में लिख देता हूँ आपको, है ना जी। पहला, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि जिसे हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा है आपका विलोपन विधि, विलोपन विधि, कई सारी विधियां हैं, बीजीय विधि कई सारी हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जब हायर क्लास में चलेंगे। लेकिन अभी क्लास 10th की बात करें हम लोग कुछ ही विधियों के बारे में बात करें। एलिमिनेशन मेथड, और तीसरी विधि जो है आप तुलनात्मक विधि कह सकते हैं। ये आपके बुक में तो नहीं दिया है लेकिन फिर भी मैं इसको बता दे रहा हूं, जिसे हम लोग कहते हैं कंपेरेबल मेथड। एक और विधि व्रजगुणन विधि, व्रजगुणन विधि, व्रजगुणन विधि, यानी कि इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इन्हीं विधियों के बारे में हम लोग आगे इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग ग्राफीय विधि समझेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इन सभी विधियों के बारे में जानेंगे। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की अभी हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th में, तो सिर्फ दो विधियां।
पहली ग्राफीय, दूसरा बीजीय विधि या बीजगणितीय विधि। ये कई प्रकार की होती है, जिसमें से कुछ मैंने यहाँ पे दिखाया, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि और व्रजगुणन विधि। यही आपके बुक में तो यही 3 दी हुई है। ये तुलनात्मक विधि मैंने एक्स्ट्रा में यहाँ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना जी। अब देखिए एक और होता है अनुपात निर्णयन विधि, ठीक है ना जी। और उसके बारे में बाद में वो दिया नहीं है सभी बुकों में, इसलिए मैंने नहीं बताया। मुख्य रूप से यही 3 आपकी विधियां हैं, ठीक है। ग्राफीय विधि में हम लोग ग्राफ बना के डिस्कस करेंगे। कैसे पता चलेगा ग्राफ बनाने से कि जो रैखिक समीकरण युग्म होगा उसके अनेक हल होंगे, एक हल होंगे, अधिक हल होंगे। यानी कहने का मतलब ग्राफीय विधि में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हम लोग इसके 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हम लोग बात करेंगे वहां पर उसके ज्यामितीय अर्थ के बारे में। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जब एक साथ लेंगे उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या निकलेगा, उससे हम लोग पता लगेगा कि हल कैसे होंगे और कितने हल हो सकते हैं, एक हो सकता है, अनेक हो सकता है, या कोई हल नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना है, ठीक है। कल अगले क्लास में देखते हैं।